बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल हमने चैप्टर 10 को स्टार्ट किया और हमने चैप्टर 10 में क्या स्टडी करना है? हमने स्टडी करना है रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर, हीट, वर्क एंड इंटरनल और इनके बीच रिलेशनशिप के बारे में। अब ये बताइए व्हाट इज टेम्परेचर? ये बताइए कि व्हाट इज हीट? Heat is the form of energy which flows from a body at high temperature to the body at lower temperature. What is internal energy? Sum of kinetic and potential energy. ये बताइए बच्चों कि what is work in thermodynamics? Product of change in volume. ठीक है? अब ये definition हमें पता है। हमने क्या करना है? साइन कन्वेंशन बतानी है। बताइए कि अगर किसी सिस्टम को हीट ऐड की जाए तो इट इज टेकन एज पॉजिटिव। ऐड करने का मतलब ही पॉजिटिव है। याद करने की जरूरत नहीं, अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। एडिशन का मतलब पॉजिटिव। तो हीट एडेड टू द सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव। हीट रिमूव फ्रॉम द सिस्टम इज टेकन एज नेगेटिव। अगर सिस्टम का टेंपरेचर बढ़ रहा है तो इंटरनल एनर्जी इज टेकन एज positive. बढ़ रहा है ना कुछ, तो इंटरनल एनर्जी में चेंज है दैट इज टेकन एज। अगर टेंपरेचर कम हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी में चेंज नेगेटिव। अगर सिस्टम एक्सपेंड हो रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव। अगर सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वर्क डन नेगेटिव होगा। समझ आ गई बात? तो दिस इज समथिंग वी हैव ऑलरेडी रेड जस्ट यस्टरडे। अच्छा, वर्क का क्या यूनिट है? जूल। जूल। हीट का भी जूल। इंटरनल एनर्जी का जूल। तो सारे यूनिट है यहाँ पे जूल में यूज हो रहे हैं। फिर हमने क्या किया था? इसके बाद हमने बताया था कि वर्क और इंटरनल एनर्जी कैसे डिफरेंट है। वर्क किस पे डिपेंड करता है? चेंज इन वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। और हीट किस पे डिपेंड करती है? चेंज इन टेम्परेचर पे। ठीक है? क्या चेंज इन टेम्परेचर के बगैर वर्क डन हो सकता है? यस। टेम्परेचर में कोई चेंज ना आए लेकिन वर्क डन हो जाए, जैसे हम कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। आइसो का मतलब सेम, थर्मल रेफर्स टू हीट या टेम्परेचर। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप सिस्टम को हीट देंगे लेकिन सिस्टम का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। कभी ऐसा प्रोसेस सुना आप सिस्टम को हीट दे रहे हो लेकिन टेम्परेचर ना बढ़े? नहीं। अच्छा, ये आपको पता है लेकिन आपने रियलाइज नहीं किया। चलो ठीक है, आपने चीजों को याद किया हुआ है, देखा हुआ भी है, और आप लोगों को जब क्लू मिलता है तो आप कहते हैं हाँ यार ये तो हमने रोज सीखा। आपने रोज ऐसा सिस्टम देखा है, आप लोगों को मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोगों ने रोज ऐसा सिस्टम देखा है बच्चों, जिस हम सिस्टम को हीट देंगे लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, या हम सिस्टम से हीट एक्सट्रैक्ट करेंगे और टेम्परेचर कम नहीं होगा। क्या है मेरे प्यारे बेटों? जब आप चाय बनाने के लिए पानी उबालते हैं तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है। सेकंड, यस सर, रिलेटेड हीट। यस सर, रिलेटेड हीट का कांसेप्ट पता है या नहीं? यस सर। हां, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप आइस से हीट एक्सट्रैक्ट करते रहते हैं लेकिन टेम्परेचर फर्दर नीचे नहीं जाता। वैसे प्रोसेस को क्या कहते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसमें हीट ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर भी टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आती। क्लियर हुई बात? तो अब अगर आइसोथर्मली सिस्टम एक्सपेंड हो रहा है या आइसोथर्मली सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी गैस में कन्वर्ट हो रहा है और उसका वॉल्यूम बढ़ता चला जा रहा है, तो ये प्रोसेस आइसोथर्मल है। यहाँ पे वर्क डन भी हो रहा है लेकिन टेम्परेचर में चेंज नहीं आ रही। इसी तरह हीट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम। इसकी एग्जांपल करके दी मैंने प्रेशर कुकर की एग्जांपल दी थी कि अगर आप प्रेशर कुकर को बंद कर दें, उसकी लिड भी क्लोज रखें और उसके बाद आप क्या करते रहे, हीट देते रहे, तो सिस्टम तो आगे एक्सपेंड हो नहीं सकता, अंदर प्रेशर बढ़ता रहेगा और हीट सिस्टम एब्जॉर्ब करता रहेगा कंटीन्यूअसली। समझ आ गई बात? तो बच्चों, ये तो हमारी कल की सारी बातें थी। अब आ जाए रिलेशन बिटवीन वर्क एंड हीट की तरफ। तो
काउंटर ऑफर, इन्होंने वर्क और हीट के दरमियान रिलेशन बताने की कोशिश की। थ्योरेटिकली उन्होंने कहा जब भी गन मेटल की बोरिंग की जाए, गन मेटल की बोरिंग की जाए तो इसमें हीट, इस प्रोसेस में अमाउंट ऑफ काफी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी। दिस अमाउंट ऑफ हीट इमिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क डन अगेंस्ट फ्रैक्शन। देखो ये गन मेटल है, अगर मैं बैरल बना रहा हूँ किसी गन का तो मुझे तो उसमें ड्रिलिंग करनी पड़ेगी, होल बनानी पड़ेगी इसके अंदर। मेरी बात को समझ रहे हैं? yes, तो चलें ऐसा करते हैं कि ज़रा बैरल निकाल लेते हैं, क्योंकि लड़कों को पता नहीं होता कि गन क्या है, बैरल क्या है। They quite know a lot about guns and barrels and these things. Yes, तो नेचर ने इक्वलिटी रखी है। अब देखें आप बच्चों को किचन के सारे आइटम्स का पता हो, यस को नहीं पता हो, इनको लड़ाई झगड़े के सारे आइटम्स का पता हो, आलात का पता हो, इंस्ट्रूमेंट, लेकिन आप लोगों को पता नहीं होगा। तब आप लोगों की खातिर में निकाल लेता हूँ एक। जी बेटा, वालेकुम अस्सलाम। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, आप लोग बेटा तो बुजुर्ग हैं, उनके तो रोज के काम है, यूज करते हैं गन्स। तो ये देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, इसमें बोरिंग वगैरह हो रही है यहाँ पे गन मेटल के लिए। वीडियो नहीं दिखा सकता, आप लोग डर जाएंगे, वो तो आप अभी कह रहे हैं। ये राइफलिंग का प्रोसेस है, सिलेंड्रिकल ग्रूव्स बनाते हैं हम गन्स के अंदर, तो इस प्रोसेस को राइफलिंग कहते हैं। ये देखें इधर, अब यहाँ पे ये जो ग्रूव्स बने हुए हैं, इन ग्रूव्स का क्या काम होता है पता है? ये बुलेट को एंगुलर वेलोसिटी इंपार्ट करते हैं। उससे जब बुलेट जाती है ना तो घूमती हुई जाती है, उसके पास स्पिनिंग मोशन भी होता है। उस स्पिनिंग मोशन की वजह से उसके पास दो किस्म की काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। एक काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन और दूसरी तरह से होती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन। तो जब हम ये ग्रूव्स बनाते हैं सिलेंड्रिकल ग्रूव्स, तो इन ग्रूव्स का बड़ा फायदा होता है। इससे बुलेट की एरोडायनामिक स्टेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, बुलेट एक्यूरेटली अपने टारगेट को हिट कर सकती है। तो अच्छा अब ये देखो, अब ये गन मेटल है, इसके अंदर बोरिंग हुई है, मतलब बोरिंग हुई है तो ये सिलेंड्रिकल ग्रूव्स बने, वैसे तो बन नहीं सकते थे। तो अब ये कैसे हो रहा है? इस प्रोसेस के दौरान तो वर्क डन करना पड़ रहा है, वर्क डन कर रहे हैं हम, तो इस वर्क डन के लिए ये वर्क डन जो हो रहा है ये किसके अगेंस्ट हो रहा है? ये फ्रैक्शन के अगेंस्ट हो रहा है। तो फ्रैक्शन के अगेंस्ट वर्क डन करने में यहाँ पर हीट एनर्जी रिलीज हो रही है। तो कितनी हीट एनर्जी रिलीज होगी ये सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पे डिपेंड करता है कि आपने फ्रैक्शन के अगेंस्ट कितना वर्क डन किया है। आप वीडियो दिखा सकते हैं, समझ नहीं आई। जस्ट इतनी सी बात है, देखो इसके अंदर होल ड्रिल करनी है, ठीक है? एक ड्रिल मशीन लेंगे, इसके अंदर होल ड्रिल करेंगे तो ये जगह हीट अप हो जाएगी सारी। तो हमने क्या किया, फ्रैक्शन के अगेंस्ट वर्क डन किया और हीट पैदा होगी। इट्स जस्ट दिस। अगर जरूरी होता तो मैं डेफिनेटली, फॉर एग्जांपल ये बंद है ना, अब मैं यहाँ पे होल ड्रिल करूंगा एटलीस्ट, तो जब ये रोटर यूं रोटेट करेगा होल ड्रिल करने के लिए, तो यहाँ पे फ्रैक्शन के अगेंस्ट वर्क डन होगा, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होगी। अब अगर आप इससे भी ज्यादा सिंपलेस्ट एग्जांपल लेते हैं, रब योर हैंड। जितना देखो, अगर आप अपने हाथों को स्लोली रब करोगे और प्रेस नहीं करेंगे ज्यादा, कम हीट पैदा होगी। ज्यादा प्रेस करें और तेजी से रब करें, the greater the work done against friction, the greater is the heat release. तो काउंटर ऑफर्ड ने यही बात की कि जो हीट एमिशन है, यानी हीट का पैदा होना है, कितनी हीट रिलीज हो रही है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है कि आप फ्रिक्शन के अगेंस्ट कितना वर्क डन कर रहे हैं। ये बात उसने बताई थी। तो देखिए, एक चीज ये अंडरस्टैंड करें कि कितनी हीट रिलीज होगी, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन पे डिपेंड कर रहा है। और दूसरी बात उसने ये बताई है कि ये जो हीट एमिशन है, ये इस बात पे नहीं डिपेंड करता कि कितने मास की बोरिंग हुई है।
यानी मास कम हो या ज्यादा हो, फ्रैक्शन के अगेंस्ट कितना वर्क डन हुआ वही डिटरमाइन करेगा कि कितनी हीट एनर्जी रिलीज होनी है। समझ आई बात की? मतलब ये ना, आपने 10 गन्स बनाई, 20 गन्स बनाई, तो कितनी गन्स बनाई उनके लिए बैरल के अंदर होल ड्रिल, ये नहीं मैटर करता। फ्रैक्शन के अगेंस्ट कितना वर्क डन हुआ ड्रिलिंग करते हुए, उसकी वजह से हीट रिलीज हो। तो मास पे नहीं डिपेंड करता कि आपने कितना बड़ा मास लिया है और आप उसकी ड्रिलिंग कर रहे हैं। आप छोटा मास नहीं, आप बड़ा मास लें, लेकिन जब आप दोनों की ड्रिलिंग करेंगे तो दोनों की ड्रिलिंग में इक्वल अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी, क्योंकि हीट का प्रोड्यूस होना मास पे नहीं डिपेंड कर रहा, फ्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा है। इसकी एग्जांपल दोबारा दे देता हूं, ठीक है? अब फॉर एग्जांपल ये रखिए बाय, हाँ, शो योर हैंड्स टू द क्लास। ठीक है, अब देखो, इसके हाथ बड़े, मेरे हाथ छोटे, ठीक है, इस तरह करो। अब अगर मैं स्लाइटली रब करूं अपने हैंड्स और ज्यादा प्रेस भी ना करूं तो ज्यादा हीट रिलीज, और ये अगर प्रेस करें और तेजी से रब भी करें तो ज्यादा हीट रिलीज हो। उधर मास ज्यादा है, इधर मास कम है, लेकिन हीट एनर्जी का रिलीज होना मास पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो डिपेंड कर रहा है कि फ्रैक्शन के लिए कितना वर्क डन होगा। आप समझ आइए? तो दो बातें आपको काउंट रफर्ड ने बता दी, तो मेरे साथ दो बातें रिपीट करें जी। अच्छा, दो बातें काउंट रफर्ड ने बता दी, और वो दो बातें कौन कौन सी हैं? पहली, कितनी हीट रिलीज हो ये किस पे डिपेंड करता है? वर्क डन अगेंस्ट फ्रैक्शन। और किस पे डिपेंड नहीं करता? मास पे डिपेंड नहीं करता। ये दो बातें समझ में होती हैं। नेक्स्ट की तरफ पढ़ते हैं, जोल्स एक्सपेरिमेंट। जोल ने एक पेपर रिलीज किया था जिसके कहते थे मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। मैकेनिकल रेफर्स टू मैकेनिकल वर्क, इक्विवेलेंट रेफर्स टू इक्वालिटी, और हीट रेफर्स टू हीट। अब ये हेडिंग ये बताना चाह रही है कि कितना वर्क डन कितनी हीट प्रोड्यूस करेगी। इस हेडिंग का मतलब क्या है कि कितना वर्क डन इक्वल होगा हीट के, या कितनी हीट इक्वल होगी कितने वर्क डन के। हम ये जानना चाहते, ये तो हमें पता लग गया कि दोनों डिफरेंट क्वांटिटी है, लेकिन वर्क का क्या यूनिट है? हीट का क्या यूनिट है? और काउंट नंबर क्या बता रहे हैं कि फ्रैक्शन के अगेंस्ट वर्क करने से हीट पैदा होती है। समझ आई कि नहीं आई? तो इसका मतलब कि इन दोनों में कोई रिलेशन होगा, तो मुझे ये पता लगाना है कि मैं कितने जूल वर्क डन करूं तो कितने जूल हीट प्रोड्यूस हो सकती है। समझ आई बात? अब जोल ने ये कहा कि जितना आप ज्यादा वर्क डन करेंगे उतनी ज्यादा हीट पैदा होगी, या जितनी ज्यादा हीट देंगे सिस्टम उतना ज्यादा वर्क करेगा। यानी ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं कि जितना ज्यादा वर्क डन हुआ उतनी ज्यादा हीट पैदा होगी, या जितनी सिस्टम को हीट दी वो उतना ज्यादा वर्क डन करेगा। तो कौन सा सिस्टम ज्यादा एक्सपेंड होने की एबिलिटी रखता है? जिसको आप 4 जूल हीट दें या जिसको आप 400 जूल हीट दें? जिसको आपने ज्यादा हीट दिया उसमें वर्क डन करने की एबिलिटी भी ज्यादा होगी। प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में बदलने के लिए हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगाते हैं, और इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी J को हम क्या कहते हैं? जूल्स कांस्टेंट कहते हैं। तो W इज इक्वल टू JQ। वर्क का क्या यूनिट है? और हीट का भी क्या यूनिट है? जूल। अब अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ कि वर्क का यूनिट भी जूल है, ठीक है, और इसको कलर चेंज करते हैं, वर्क का यूनिट भी जूल है और हीट का यूनिट भी जूल है, तो क्या J का कोई यूनिट होगा? हाँ, तो J इज डायमेंशनलेस बट नॉट यूनिटलेस। हम ये कह रहे हैं कि J डायमेंशनलेस है लेकिन यूनिटलेस नहीं। इसकी वजह क्या है? असल में हमने हीट को कैलोरीज में लेना है और वर्क डन को जूल्स में लेना है। अब J की डेफिनेशन देखें, जूल कांस्टेंट J की डेफिनेशन Q को इधर शिफ्ट कर दें तो इट इज वर्क डन पर यूनिट हीट गिवन टू द सिस्टम। आपने सिस्टम को हीट दी, उसने वर्क डन किया, तो वर्क डन पर यूनिट हीट गिवन टू द सिस्टम इज कॉल्ड जूल्स कांस्टेंट। अब अगर आप सिस्टम को 1 कैलोरी हीट देंगे तो कितना वर्क डन करेगा?
4.18 जूल वर्क करेगा। दोबारा सुने, अगर आप सिस्टम को 1 कैलोरी हीट देंगे तो कितना वर्क डन करेगा? 4.18 कैलोरीज वर्क डन करेगा, सॉरी जूल्स वर्क डन करेगा। अब अगर मैं W और J Q W और Q यानी वर्क और हीट दोनों को जूल में ले लूं तो फिर तो जूल और जूल कैंसिल हो जाएगा। J की क्या वैल्यू होगी? वैल्यू क्या होगी? 1 वैल्यू होगी 1 और यूनिट नहीं होगा। ऐसे ही सिस्टम में ना ही इसका यूनिट है ना ही डायमेंशन है। लेकिन अगर आप ऐसा कर लें कि हीट को कैलोरी में मेजर करें और वर्क को जूल में, तो फिर इसका यूनिट क्या होगा? जूल पर कैलोरी, लेकिन डायमेंशन नहीं होगी। इज इट क्लियर? अच्छा, आपके कोर्स में टोटल 3 क्वांटिटीज हैं और आज वो तीनों क्वांटिटीज कंप्लीट हो गई, जिनके यूनिट तो हैं लेकिन डायमेंशन नहीं है। अब आप लोग मुझे याद करवाएं, रेडियन स्टेरेडियन नहीं, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। आप यूनिट बता रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी बताइए। प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल और जूल्स कांस्टेंट। अच्छा, प्लेन एंगल का यूनिट रेडियन, लेकिन डायमेंशन नहीं है। सॉलिड एंगल का यूनिट है लेकिन डायमेंशन नहीं है। और जूल्स कांस्टेंट का यूनिट लेकिन तो टोटल ये आपकी पूरी बुक में 3 क्वांटिटीज ऐसी हैं, इनको आज से हमेशा के लिए याद रखें। क्या आपसे कोई पूछे तो आप जवाब दें उसको। अच्छा, J की वैल्यू भी आप देखते हैं ऐसे यूनिट्स में, क्योंकि वर्क डन भी जूल में और हीट भी जूल में, तो ये J और ये J कैंसिल हो जाएंगे, रिजल्ट आएगा 1। और देखिए वर्क डन का एक और फार्मूला निकल आया आपके पास, W इज इक्वल टू JQ। तो अगर मैं J की वैल्यू पुट करूं तो ये दोनों इक्वल हो गए, ये दोनों इक्वल हो गए, यानी जितना वर्क डन करेंगे उतनी ही हीट पैदा होगी और जितनी हीट देंगे उतना ही वर्क डन होगा आगे। ये इक्वेशन 2 वे इक्वलिटी तो होल्ड करती है लेकिन दोनों तरफ काम नहीं करती प्रैक्टिकली। कैसे? मैं फ्रैक्शन के अगेंस्ट जितना भी वर्क डन कर रहा हूं सारा किस में कन्वर्ट हो रहा है? हीट में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन अगर मैं सिस्टम को 10 जूल ऑफ हीट दूं तो क्या वो 10 जूल ऑफ वर्क डन करेगा? वजह अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी लॉसेस हो गए हैं। सारी की सारी हीट वर्क डन में कन्वर्ट नहीं हुई। अगर सारी हीट वर्क डन में कन्वर्ट हो जाती तो फिर तो बड़ा मजा आता। हमारे इंजन की एफिशिएंसी कितनी होती? 100%। और क्या 100% एफिशिएंट हीट इंजन पॉसिबल नहीं? 20 तो आप देखो 20 to 25% एफिशिएंसी है इंजन की। तो अब अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि आपकी बुक में टोटल 2 लॉज हैं थर्मोडायनेमिक्स। एक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो ये बताता है कि आप सिस्टम को हीट देंगे तो वो या तो वर्क डन में कन्वर्ट होगा या इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। और दूसरा लॉ ये बताता है कि आप सारी की सारी हीट को वर्क डन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। खत्म हो गए दोनों लॉज। पहला लॉ क्या है कि जब भी सिस्टम को हीट देंगे किस में कन्वर्ट होगा? वर्क इंटरनल एनर्जी में। और दूसरा लॉ क्या है कि सारी हीट वर्क डन में कन्वर्ट नहीं हो सकती। This is your the first one is your first law of thermodynamics, the second is your second law. इसी की बेसिस पे फिर हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर्स जैसी डिवाइसेस हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये वर्किंग प्रिंसिपल है उनके। अच्छा, एक मिनट रुकिए। उसको कहें कि हमने 20 लोगों की जगह कहा था कि लोग आएंगे नहीं, तो ये भूखे 75 लोग आ 75 लोगों की चाय बनाओ। हमने तो 20 लोगों का ऑर्डर दिया था कि चलो नहीं 5-6 लड़के आ जाएंगे और 15 लड़के आ जाएंगे। आप लोग क्लास के लिए आए? कौन क्लास के लिए आए? बताओ ना, कौन क्लास के लिए आए?
अरे हाथ बोल करो। पचहत्तर मिनट के लिए शुरू है 62 उसको 13 कब कैंसिल कर दो अब आप लोग खाली आप दो कम वाले सुनिए तो आप दो कम एक भी आज मुझे एक भी बन गया तो बहुत बड़ी बात हो गई 2 कप चाय पी मुझे तो कुछ बैठा हुआ नहीं नजर आ रहा है मुझे डबल होता है ये भी क्लास कैसे तुम लोग को शर्म नहीं आती मतलब एक नाश्ते के पीछे तुम लोग सारे लोग खा के घर से भूखे और भूखे ही आए हैं ना घर से नाश्ता तो नहीं किया ये नहीं शर्म आनी चाहिए मतलब मैंने तो मजाक में कहा था तुम लोग इसे सीरियस ले लिए सर आपको घर से परमिशन मिला है नाश्ता करवाने का? मुझे घर से परमिशन मिली नाश्ता करवाने मैंने परमिशन मांगी आज सर वो करेगा ये ऑफ द रिकॉर्ड है ये मेरे साथ बड़ी पर्सनल हो रही है इस बात फिर आपको पता है कि परमिशन है बिल्कुल परमिशन नहीं ओके इधर को सारे पैसे जी हमको खड़ा है 2 बदले क्या तेरा बंदे तो इनकारी हो गया थोड़ा जोर लगाएंगे की बातें सुनाता हूँ ये 2-4 लोग और भी इनकारी हो गए दूसरे राउंड में बनाएगा यार नहीं ये जगह नहीं मैं कहता हूँ अभी 2-4 लोग तो घर से लेंगे शक्ल देखो तुम लोग अपनी घर से लेंगे चलो ये देखो सिस्टम आप ना आपने तो कहना था पापा बाहर मुझसे बाहर तो क्या मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं आता क्या है ये क्या है अच्छा पता भी नहीं है पैकेट में कुछ भी लपेट के ले आइए हाँ आगे भेजो मैं चेक कर दूँ तो कैसे भी भेज दिए वो जो होटलों में चीनी नहीं होती पैकेट एक पैसा उधर से ये बस सारा पता लगी ये सारी होटल से जुड़ा कभी गई हो होटल और ये क्या है आपको भी पता नहीं रेट प्लीज आप इसे ना दूध का खर्चा करना चाहिए ना इससे अंडे का खर्चा करना चाहिए इससे मुझे एग एंड मिल्क इन रिच कुकीज ये बिस्किट खा लिए आपकी स्टूडेंट मेरी स्टूडेंट अभी बनी है मैंने अभी तरबियत नहीं की तुम लोगों की जब मैं तरबियत करूंगा मेरी तरह तुम लोगों की दिल बड़ा होगा उसके बिल भी बड़े बड़े आएंगे अच्छा सर हम कॉफी पी रही है यस सर मैं भी वीडियो चाहिए चाहिए आज सर कॉफी एफएनजी नहीं हो अभी खड़ा करके पूछो कैपुचिनो की स्पेलिंग नहीं आती कैसे कैपुचिनो निकाल दिया तुम लोगों ने कोई मशीन देखी है ना कॉफी नहीं सर चलो इधर देखो Let's start. System is a collection of particles in a finite boundary. ये देखिए आपके पास यहाँ पे एक सिलेंडर है इस सिलेंडर के अंदर ये गैस मॉलिक्यूल्स हैं और ये यहाँ पे कंफाइंड है तो इस कलेक्शन ऑफ पार्टिकल को हम क्या कहते हैं सिस्टम कहते हैं यहाँ पे एक बाउंड्री है जिसके अंदर ये कंफाइंड है तो हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं एनीथिंग अदर देन द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग अब इसके बाद जो कुछ भी हो सराउंडिंग है और वो लाइंस जैसे सिलेंडर की वॉल्स जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करे उसे क्या कहते हैं बाउंड्री कहते हैं ठीक है नेक्स्ट देखें ये जो सिस्टम होते हैं इनकी टाइप्स होती हैं इनको क्विकली रिव्यू करते हैं कि सिस्टम की कितनी टाइप्स होती हैं तो सिस्टम जो है हमारे पास वेरियस टाइप्स के हैं आपके पास इनलिस्टेड है ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम मैकेनिकली आइसोलेटेड सिस्टम थर्मली आइसोलेटेड सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम इन सिस्टम की जो कैटेगराइजेशन है वो टोटली किस बात पे डिपेंडेंट है कि वो अपनी इन्वायरमेंट के साथ मास वर्क या हीट एक्सचेंज करते हैं या नहीं करते यहाँ से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें आगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की 4 एप्लीकेशंस आ रही हैं
और वो यहीं से आपको मिल जाती है, पता चल जाता है, एग्जाम्पल वाइज पता चल जाता है। ठीक है, कैसे? ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो अपनी इन्वायरमेंट के साथ मास, वर्क और हीट सभी एक्सचेंज करता है। मास भी, वर्क भी और हीट भी, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स, ह्यूमन भी। हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे हैं, तो हम अपनी इन्वायरमेंट के साथ मास एक्सचेंज कर रहे हैं। समझ आई कि नहीं? फिर वर्क, हम भी वर्क भी करते हैं। हम जब सांस ले रहे होते हैं तो क्या हो रहा है बेसिकली? मैंने आप लोगों से स्टार्टिंग लेक्चर्स में पूछा था कि इस क्लास में कहीं पर बॉम्ब है? तो मैंने कहा था वी आर। अगर हम पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना हो तो वी विल एक्सप्लोड अंडर एक्सटर्नल प्रेशर। हमारे अंदर इतना ज्यादा प्रेशर है, ब्लड प्रेशर, कि हम अपने ही इंटरनल प्रेशर के अंदर एक्सप्लोड हो जाएंगे। तो अब क्या हो रहा है, जब हम अपनी चेस्ट को यूं सांस लेते हैं, एलिवेट करते हैं, जो लगता है बाहर निकल रही है, तो वो क्या हुआ? एक्सपेंड हुई। इस एक्सपेंशन के लिए हमने एनवायरनमेंट पर वर्क डन किया। जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल की, उस वक्त एनवायरनमेंट में वर्क डन। तो हम वर्क एक्सचेंज कर रहे हैं। फिर हीट कंटिन्यूसली हमारी बॉडी से निकल रही है, कंटिन्यूसली। बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेंटेन करने के लिए अंदर पूरा हीट सिस्टम, इंजन या हीट इंजन ऑन रहेगा, और वो हीट इंजन कंटिन्यूसली हीट प्रोड्यूस करके हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। हम हीट लूज कर रहे हैं, या हम अगर सनलाइट में जाके खड़े हो जाए तो हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो एक्सचेंज, ऐसा सिस्टम जो अपनी इन्वायरमेंट के साथ तीनों के तीनों एक्सचेंज करें, उसे क्या कहेंगे? ओपन सिस्टम कहेंगे। फिर क्लोज सिस्टम। अच्छा, अब एक और बात ये याद करवाने के लिए, ओपन सिस्टम के बाद ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो अपनी इन्वायरमेंट के साथ मास एक्सचेंज करे। और ओपन सिस्टम का अपोजिट आइसोलेटेड सिस्टम है, जो कुछ भी एक्सचेंज ना करे, ना ही वर्क, ना ही हीट, ना ही मास। जैसे एक थर्मोफ्लास्क हो सकता है। थर्मोफ्लास्क यानी थर्मोस, आप लोग सर्दियों में काफी यूज करते होंगे, कि उसमें अगर हमने गरम गरम चाय रखी हुई है तो गर्म ही है। या वाटर बॉटल, इसकी एग्जांपल इसलिए नहीं हो सकती है, वाटर बॉटल यूजुअली प्लास्टिक की बनी होती है, तो प्लास्टिक, अच्छा वो वही थर्मास वाली बॉटल्स आपके हैं। वाटर बॉटल हो, टी के लिए हो, ये जितने भी थर्मास हैं, इनमें ये कैपेसिटी मौजूद है कि ये अपनी एनवायरनमेंट के साथ, अब आपने उसकी लेड बंद की है, ठीक है, हॉट टी डाली है, अब वो टी तो हॉट है, उसमें से जो वेपर्स हैं वो एवापोरेट होना चाहते हैं कि मास एक्सचेंज हो, लेकिन नहीं हो रहा क्योंकि हमने लिड क्लोज रखी हुई है। जी, गैस सिलेंडर नहीं, वो अपनी एनवायरनमेंट से हीट एब्जॉर्ब कर सकता है, हीट एक्सचेंज करता है। तो ये थर्मास जो होता है, इसकी स्पेशल डिजाइन होता है, अंदर इसके एक बल्ब पड़ा होता है, वो फिर उसके बॉडी के अंदर एस्बेस्टॉस की लेयर होती है जो इंसुलेटर है, इसलिए कोई हीट बाहर से अंदर या अंदर से बाहर नहीं आती। आपने लिड बंद की है, मतलब वॉल्यूम फिक्स कर दिया, वॉल्यूम फिक्स करने से क्या होगा? वर्क डन नहीं होगा। तो अब हीट भी नहीं जा रही, वर्क डन भी नहीं हो रहा, और आपने लिड बंद रखी हुई है तो मास भी एक्सचेंज नहीं हो रहा। तो ऐसे सिस्टम को क्या कहेंगे? आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे। ठीक है, फिर क्लोज सिस्टम में आ जाए आप, तो वो वर्क और हीट एक्सचेंज कर सकता है। जैसे इस सिलेंडर के अंदर गैस है, यस सर। अब अगर आप इसको हीट अप करें, यानी इसकी बेस कंडक्टिंग बेस है, द बेस इज कंडक्टिंग, आप इसको हीट अप करेंगे, इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो अंदर प्रेशर भी बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो ये पिस्टन को ऊपर पुश करेगा। तो अब देखें, इससे वर्क भी एक्सचेंज किया और हीट भी एक्सचेंज की है। फिर मैकेनिकली आइसोलेटेड सिस्टम और थर्मली, थर्मल रेफर्स टू हीट, मैकेनिकल रेफर्स टू मैकेनिकल वर्क। तो वो सिस्टम जो वर्क ना एक्सचेंज करे लेकिन हीट एक्सचेंज करे, वो मैकेनिकली आइसोलेटेड सिस्टम है। और वो सिस्टम जो हीट एक्सचेंज ना करे लेकिन वर्क एक्सचेंज करे, वो थर्मली आइसोलेटेड है। अब आप चाहते हैं कि वर्क एक्सचेंज हो, तो बस यही सिस्टम, ये सिलेंडर है, इसके अंदर गैस है। अब आप चाहते हैं कि हीट एक्सचेंज ना हो, तो इसकी सारी वॉल्स किससे बनाएंगे? इंसुलेटर से बना देंगे, तो ये कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं करेगा। और अगर आप चाहते हैं कि वर्क एक्सचेंज ना हो लेकिन हीट एक्सचेंज हो, तो उसकी एग्जांपल हम पढ़ चुके हैं। प्रेशर कुकर, लिड बंद है,
वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता। अब ये कोई भी वर्क डन ना इस पे हम कर सकते हैं और ना ये कर सकता है। नतीजतन कोई वर्क एक्सचेंज नहीं हो रहा और हीट तो प्रेशर कुकर डेफिनेटली एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है। एक्चुअली जब हम खाना बनाते हैं, जो भी खाना बनाते हैं उसमें पानी डाला होता है। अब पानी कंटिन्यूसली हीट एब्जॉर्ब करके एवापोरेट हो रहा है। प्रेशर कुकर में क्या सिस्टम है कि हमने लिड क्लोज कर दिया ताकि वो पानी जो है वो हीट लेके बाहर ना निकले, उसी सिस्टम में रहे। ये बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर क्या है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और बताइए कि स्टीम का टेम्परेचर कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। वो भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दोनों सेम टेम्परेचर पे होते हैं, लेकिन डेंजरस कौन? क्योंकि उसने हीट ज्यादा की होती है। अब अगर उसी हीट को आपने प्रेशर कुकर के अंदर रिटेन कर लिया तो वो खाना बनाने के प्रोसेस को बहुत फास्ट कर देगी। ठीक है। वैसे ये प्रेशर कुकर आजकल की इन्वेंशंस हैं, तो मैं अगर आप लोगों को एडवाइस करूं तो इसे ना यूज करिए, क्योंकि जब आप बहुत हाई टेम्परेचर्स पर जाके फूड को कुक करेंगे तो उसका नुकसान ये होगा कि आपके जो नाजुक फूड होते हैं जैसे सब्जियां होती हैं, उनके प्रोटीन स्ट्रक्चर तबाह हो जाते हैं। बिल्कुल आप हायर टेम्परेचर्स पे जाके जब ऑयल में या घी में कुकिंग करते हैं तो उनकी कंपोजिशन भी चेंज हो जाती है। और कोशिश करें कि बाहर से फ्राइज बिल्कुल ना करें। ये फ्रेंच फ्राइज आप लोग लेके खाते हैं, तो उन्होंने तो आज से 10 साल पहले जब बिजनेस शुरू किया तो उसमें कुकिंग ऑयल डाला था, भी कुकिंग ऑयल वो चिल्लाते रहे। आई एम जस्ट बीइंग सरकास्टिक। मैं तंज कर रहा हूँ कि वो ऑयल बड़ी मुश्किल से चेंज करते हैं। तो एक ही ऑयल में जब फ्राइज बनते पहले तो खरीदते भी बड़ा लो क्वालिटी वाला घी ऑयल, फिर उसके बाद जब वो उसमें बार बार कुकिंग करते हैं तो उसमें कार्सिनोजेनिक केमिकल्स पैदा हो जाएंगे, कैंसर कॉजिंग केमिकल्स पैदा हो जाएंगे। तो आप लोगों ने एट एनी कॉस्ट बाहर से खरीदा हुआ खाना अवॉइड आपको करना चाहिए। समझ आई कि नहीं आई? ऐसा मत सोचिए कि आज लोग पूरी मैंने मंगवाई है तो बचाने के लिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। अब समझ के सर नहीं बेटा ऐसे मत सोचिए, मैं तो मंगवाई इशारे से समझ। हाँ मतलब ये है कि आपकी वजह से बातें नहीं करते। ये सुनने के बाद कोई ऐसा शख्स है जो लोग पूरी करता है? बड़े बेशर्म। सिर्फ 2 बच्चों ने हाथ उठाए, खा लो बेटा तुम लोग भी खा लो। हाँ मतलब हम इंसान से बम बना सकते हैं। हम इंसानों से बम भी बना सकते हैं भाई, क्या कह रहे हैं? वो मैंने कहा जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होगा तो वो एक्सप्लोड करेगा और अपने आप को नुकसान देगा। लोगों को नहीं, अब कोई न्यूक्लियर बम तो नहीं आएगा, बट वो सीक्रेट रिलीज तो आउटर स्पेस में भी जाएगा। वैक्यूम में हाँ वो वैक्यूम में जाएगा, एक्सप्लोड खुद भी वो जो है वैक्यूम में लेके गए थे साइंटिस्ट, इसके साथ क्या हुआ? मुझे नहीं पता, मैंने सुना नहीं है, मैं तो रिसर्च ही नहीं कर रहा। मुझे को अगर वो साइंटिस्ट लेके गए तो वो साइंटिस्ट रिसर्च कर। हाँ तो बेटा मेरी रिसर्च नहीं है उनके ऊपर, मैं इंसानों को पढ़ाता हूँ, उन्हीं से प्यार है। एस्ट्रोनॉट जब जाते हैं तो वो स्पेस सूट पहनते हैं और उस स्पेस सूट में पीछे अगर आपने देखो एक सिलेंडर में क्या होता है, उस सिलेंडर से गैस आती है जो स्पेस सूट के प्रेशर को मेंटेन करने के लिए यूज होती है। एक ऑक्सीजन सिलेंडर होता है और एक उनके पास प्रेशर स्पेस सूट के अंदर प्रेशर मेंटेन करने के लिए सिलेंडर। वो सूट इसलिए एक्सप्लोड नहीं होता कि उसका मटेरियल का डिजाइन है, सब उसको इतना मजबूत बनाया है कि वो एक्सप्लोजन ना करे। देखिए इन बात में सूट के अंदर जो प्रेशर है जो गैस है वो आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है ताकि आपकी बॉडी को एक्सप्लोड होने से बचाए। अब जब आप वही सूट पहन के स्पेस में जाते हैं तो स्पेस में वैक्यूम है, समझ आई कि नहीं? तो सूट एक्सप्लोड होने का कोई चांस नहीं है। बहुत अच्छे मटेरियल। ये सर क्लोज सिस्टम में वन सेंस कैसे क्लोज सिस्टम जो होता है आपका, इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, ये पिस्टन मूवेबल है। जैसे ये एक सिलेंडर है, इसका पिस्टन अगर मूवेबल है, मैं यहाँ पे हीट दूंगा, अंदर प्रेशर बढ़ेगा तो ये एनवायरनमेंट को पुश करेगा। तो इट इज वर्क डन बाय द सिस्टम। अच्छा नेक्स्ट देखें, स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल। इसके बहुत से नाम हैं, स्टेट फंक्शन, स्टेट वेरिएबल, थर्मोडायनेमिक फंक्शन या थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। एक ही क्वांटिटी के बहुत से नाम हैं। बड़ी आसान सी बात है,
वो फिजिकल क्वांटिटीज जो एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम के स्टेट को शो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो उन्हें कहते हैं स्टेट वेरिएबल्स। दोबारा सुने मेरी बात, वो फिजिकल क्वांटिटीज जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम के स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए या डिस्क्राइब करने के लिए यूज हो उन्हें हम स्टेट वेरिएबल्स कहते हैं। अगर आप स्टेट वेरिएबल को थोड़ी देर के लिए भुला भी दें तो मैं आपको बताता हूँ। ये बताइए इसका मास कितना है, ये जो ऑब्जेक्ट पड़ा हो यहाँ पे, इनिशियल वेलोसिटी मतलब रेस्ट पर है। अच्छा, अगर मैंने इसके ऊपर 10 न्यूटन फोर्स लगाई, 10 न्यूटन कितने सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड होगी। समझ आई? बताओ सिस्टम का मास कितना है? अच्छा, इनिशियल स्टेट क्या है? रेस्ट पर है। कितनी फोर्स लगाई, कितनी वेलोसिटी अब उसकी? तो ये वेलोसिटी जो है ये वेलोसिटी जो है या मास जो है ये क्या है? ये स्टेट वेरिएबल है कि ये सिस्टम के स्टेट को शो कर रहा है। समझ आई नहीं है? यस। आपका मकसद क्या था? सिस्टम की हालत बताना। ये सिस्टम किस हालत में है? तो सिस्टम इनिशियली किस हालत में? रेस्ट में है। तो कैसे पता चला? आपने कहा उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अच्छा, 10 न्यूटन फोर्स लगा के 3 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या है? 4 मीटर पर सेकंड। तो अब उसका फाइनल स्टेट क्या है? कि वो मोशन में है और कितनी वेलोसिटी से जा रहा है? अब ये 4 मीटर पर सेकंड क्या है? ये स्टेट वेरिएबल, यानी ये वेलोसिटी जो है ये स्टेट वेरिएबल है। ये सिस्टम के स्टेट की इंफॉर्मेशन देती है। या मोमेंटम, जब आपको पता चलता है एक बॉडी का मोमेंटम 1 kg मीटर पर सेकंड है तो आप उस सिस्टम के मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, स्टेट की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम के भी स्टेट को बताने के लिए हमें किसकी जरूरत है? थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स की या थर्मोडायनेमिक फंक्शंस की जरूरत है। जो कौन कौन से हैं? वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर, ये कहलाते हैं स्टेट वेरिएबल। मसलन जब मैं कहता हूँ कि एक सिलेंडर में गैस इनक्लोज्ड है तो आप पूछेंगे सर वो गैस का वॉल्यूम कितना है, हाँ वॉल्यूम, प्रेशर कितना है और वो किस टेम्परेचर पे है, ये सारी चीजें मैटर कर रही हैं। टेम्परेचर फर्ज कीजिए ये गैस एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर है, इसका वॉल्यूम फर्ज कीजिए कि 100 dm³ है और इसका टेम्परेचर फर्ज कीजिए कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो मैंने सिस्टम का स्टेट बताया है। समझ आई कि नहीं आई? मतलब सिस्टम के टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम की इंफॉर्मेशन देना क्या कहलाता है? स्टेट वेरिएबल। ये सिस्टम की स्टेट को डिस्क्राइब करना कहलाता है। और वो आप कभी भी नहीं कह सकते जब तक आप ना बताएं कि सिस्टम में कि गैस का वॉल्यूम कितना है, उसका टेम्परेचर कितना है, उसका प्रेशर कितना है। अच्छा, इन स्टेट वेरिएबल्स की अब इधर देखिए मैंने डेफिनेशन भी लिखी है। दीज आर वेरिएबल्स, These are variables यानी कि physical quantities which describe state of a function। अब मैं इसको वेरिएबल क्यों कह रहा हूँ? ये चेंज कि चेंज हो सकते हैं, इनका मैग्नीट्यूड फिक्स्ड नहीं है। तो दोबारा देखें, these are variables which describe the state of the system। ये वो physical quantities हैं, वो variables हैं जिनका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं रहता, लेकिन ये सिस्टम के स्टेट की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो वॉल्यूम तो कुछ भी हो सकता है, प्रेशर कांस्टेंट स्पीड पे हो इधर स्पीड नहीं यूज करेंगे। थर्मोडायनेमिक सिस्टम में इधर प्रेशर, वेलोसिटी और ये यूज करें। उधर तो कांस्टेंट स्पीड भी हो तो वो शो कर रहे हैं सिस्टम के स्टेट को। हम ये नहीं कह रहे कि ये कांस्टेंट नहीं हो सकता, हम ये कह रहे हैं कि ये वेरिएबल है तो इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब वो वैल्यू हो सकता है 2 हो, 3 हो, 4 हो सकता है वो फिक्स हो जाए, हो सकता है वो चेंज हो रही है, इस पे कोई पाबंदी नहीं। उसका काम सिर्फ उस वक्त की हालत बता देना है कि इस वक्त सिस्टम का प्रेशर, टेम्परेचर या वॉल्यूम क्या है। अच्छा, अब मेरी बात सुनो ना, अगर टेम्परेचर बढ़ा, अब मैं इनके पीछे क्यों पड़ा हूँ? अगर सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ा तो हो सकता है कि उसको हीट दी गई हो, उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ी है तभी उसका टेम्परेचर बढ़ा है। तो टेम्परेचर मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है कि किसी तरीके से सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ाई गई है। सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कैसे बढ़ाई जा सकती है? हीट या वर्क डन से। ये दोनों कटे चले, या तो आप सिस्टम पे वर्क डन करें और या सिस्टम को डायरेक्टली हीट दे रहे हैं। वर्क डन करने से भी तो हीट पैदा होगी। तो आपने इंटरनल एनर्जी चेंज की, यानी टेम्परेचर चेंज हुआ, आपको इंफॉर्मेशन मिल गई कि किसी ने सिस्टम को या तो हीट अप किया है या उसके ऊपर वर्क डन किया है, तभी
सिस्टम का टेम्परेचर चेंज। अच्छा सिस्टम अगर एक्सपेंड हुआ है, सिस्टम एक्सपेंड हुआ है, इसका क्या मतलब है? वर्क डन हुआ है। अब ये एक्सपेंशन कैसे पॉसिबल है? वॉल्यूम चेंज होने से। देखो वर्क डन तो चेंज वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। तो अब एक्सपेंशन कैसे पॉसिबल है? वॉल्यूम चेंज होने से। आप नोटिस कर रहे हो मैंने पहले टेम्परेचर का नाम लिया, और टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से क्या आएगा? हीट की वजह से इंटरनल एनर्जी चेंज हो सकती है या वर्क डन भी हो सकता है। ये मैं असल में मैं गेम इन तीनों के दरमियान खेलूंगा। कौन कौन? इंटरनल एनर्जी, वर्क और हीट। तो मैं जब भी किसी स्टेट वेरिएबल को छेड़ूंगा तो मुझे पता चल जाएगा इनमें से कुछ तो हुआ है, या वर्क डन हुआ है या हीट दी गई है, इंटरनल एनर्जी में चेंज। अगर टेम्परेचर चेंज हुआ है तो इंटरनल एनर्जी चेंज हुई है। अगर वॉल्यूम चेंज हुआ है तो वर्क डन भी हुआ है। समझ आई कि नहीं आई? हीट दी है तो भी ये दोनों पॉसिबिलिटीज मौजूद है कि वर्क डन भी हुआ हो और फिर प्रेशर चेंज होने से भी ऐसे ही। प्रेशर कब चेंज होगा? कि मैंने सिस्टम को हीट अप किया या मैंने सिस्टम से वर्क डन करवाया। अच्छा सिस्टम को हीट अप किया, फर्स्ट रो वॉल्यूम फिक्स है सिस्टम का, तो अंदर प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। प्रेशर बढ़ना इस बात की इंडिकेशन है कि सिस्टम को हीट दी गई है। अच्छा इसी तरह अगर मैं सिस्टम को हीट देता हूँ लेकिन वो एक्सपेंड होता है और प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, क्योंकि एक्सपेंशन में वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कौन सा लाए? बॉयल्स ला। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर, तो देखो प्रेशर है या वॉल्यूम है या टेम्परेचर है, ये क्या है? सिस्टम के स्टेट की इंफॉर्मेशन। और सिस्टम के स्टेट की इंफॉर्मेशन से मुझे क्या पता चल जाता है कि सिस्टम को हीट दी गई है या उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज आएगा या वर्क डन हुआ है। ये तीनों बातें टारगेट हो रही हैं और वो तीनों बातें डिपेंड कर रही हैं प्रेशर के चेंज पे, वॉल्यूम के चेंज पे या टेम्परेचर के चेंज पे। ठीक है। अच्छा अब इसकी एक और खासियत क्या है? दे ओनली डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम, नॉट अपॉन पाथ। पाथ डिपेंडेंट नहीं है। पाथ डिपेंडेंट ये सिर्फ सिस्टम के इनिशियल और फाइनल स्टेज पे। अच्छा देखो मेरे पास दो रास्ते हैं सिस्टम को एक्सपेंड करने के। ठीक है, कौन कौन से दो रास्ते हैं? मैं चाहूं तो सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए सिस्टम को एक्सपेंड करूं, या मैं चाहूं साथ टेम्परेचर भी बढ़े और वॉल्यूम भी बढ़े। मैं क्या बढ़ाना चाहता हूं? वॉल्यूम। फर्स्ट सोलर सिस्टम का इनिशियल वॉल्यूम कितना है? 10 मीटर क्यूब है। कितना है? आप मेरे साथ जरा लूप में रहना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो समझाने जा रहा हूं। सिस्टम का वॉल्यूम कितना है? 10 मीटर क्यूब है। मैं चाहता हूं सिस्टम का वॉल्यूम हो जाए 15 मीटर क्यूब। समझ आई? अब वॉल्यूम में चेंज लाने के, यानी सिस्टम को 10 एम क्यूब से 15 एम क्यूब पे ले जाने के लिए दो रास्ते हैं। वन, या तो मैं ऐसा करूं कि सिस्टम को आइसोथर्मली एक्सपेंड होने दूं कि टेम्परेचर में चेंज ना आए, या मैं अलाउ करूं कि खैर है कोई बात नहीं, टेम्परेचर भी चेंज हो जाए, वॉल्यूम भी चेंज हो जाए। अब मेरे पास दो रास्ते थे, तो वॉल्यूम में ये चेंज आए कि वो 10 से 15 हुआ, वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आप कौन से रास्ते से वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं, यानी आइसोथर्मली कर रहे हैं वॉल्यूम चेंज, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं, या टेम्परेचर भी चेंज होने दिया है आपने, तो वॉल्यूम में चेंज इस बात पे डिपेंड नहीं करता। अच्छा वॉल्यूम दो तरीकों से मजीद भी चेंज हो सकता है। एक ये है कि मैं सिस्टम पे प्रेशर कम कर दूं, प्रेशर कम करूंगा तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, या दूसरा रास्ता ये है कि मैं सिस्टम को हीट दे दूं तो भी प्रेशर बढ़ेगा और सिस्टम जो है वो एक्सपेंड होगा। तो अब वॉल्यूम में जो चेंज आना है वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आपने वर्क डन करके वॉल्यूम चेंज करवाया या हीट देंगे। मिसाल के तौर पे मैं 4 जूल हीट दूं और सिस्टम 10 से 15 पे आ गए मीटर क्यूब, या मैं 4 जूल वर्क डन करवा लूं सिस्टम तो सिस्टम एक्सपेंड हो जाए। दोनों सूत्रों में तरीका तो डिफरेंट था, बात तो डिफरेंट था। एक जगह पे हीट दी गई, दूसरी जगह पे सिस्टम से वर्क डन करवाया गया। दोनों सूत्रों में वॉल्यूम में जो चेंज है वो 10 से 15 यानी 5 मीटर क्यूब का था। अब ये 5 मीटर क्यूब का चेंज इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आप हीट दे रहे हैं या वर्क करवा रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि ये प्रेशर है या वॉल्यूम है या ये टेम्परेचर है, ये बेसिकली क्या है? स्टेट वेरिएबल्स हैं। दीज आर स्टेट वेरिएबल्स कि ये बस सिस्टम की इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करते हैं। इधर देखिए हम
रियल टाइम में यहाँ पे मैंने एक सिस्टम बनाया है, इसका इनिशियल वॉल्यूम है V1, इनिशियल टेम्परेचर है T1 और इनिशियल प्रेशर है P1। हाँ जी, ये मैंने हाईलाइट कर दिया आपके लिए। अब मैं सिस्टम को एक्सपेंड कर रहा हूँ और उसको V2, T2 और P2 में ले आया हूँ। यहाँ से सिस्टम एक्सपेंड होके यहाँ पे आ चुका है। अब सिस्टम का एक्सपेंशन कितने तरीकों से हो सकता है? या तो मैंने प्रेशर कम कर दिया होगा या मैंने हीट दी होगी, लेकिन दोनों सूत्रों में वॉल्यूम में चेंज आएगा और सेम आएगा। वो इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि आपने 4 जूल हीट दी थी या 4 जूल वर्क करवाया। इज इट क्लियर? अच्छा, अब मैंने एग्जांपल्स दी हुई है कि आपके ये जो स्टेट फंक्शन है, स्टेट वेरिएबल होते हैं, कौन कौन से होते हैं? टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी एंड आखिर में एक टॉपिक आएगा जिसे हम कहते हैं एंट्रोपी। एंट्रोपी फिर पढ़ाऊंगा तो समझा सकूंगा, अभी नहीं बता सकता क्या है। अच्छा, थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ अ सिस्टम, जब आप बता देते हैं कि सिस्टम का प्रेशर कितना है, वॉल्यूम कितना है, टेम्परेचर कितना है, तो ये क्या कहलाता है? थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ। जैसे आप एक बॉडी रेस्ट पे तो आप कहते हैं उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, आप उसका मैकेनिकल स्टेट बता, आप सब रेस्ट पर, आप लोगों की वेलोसिटी 0, नेट फोर्स 0, मोमेंटम 0, काइनेटिक एनर्जी, ये सारे वेरिएबल मिलके क्या बता रहे हैं? आपका स्टेट बता रहे हैं। तो अब थर्मोडायनेमिक सिस्टम का स्टेट बताने वाले वेरिएबल कौन से हैं? थर्मोडायनेमिक या स्टेट वेरिएबल। तो जब आप ये बता दें कि प्रेशर कितना है, वॉल्यूम कितना है, टेम्परेचर कितना है, तो फिर वो क्या कहलाएगा? थर्मोडायनेमिक स्टेट। आपका मैकेनिकल स्टेट क्या है? क्या आप रेस्ट पर हैं? और सिस्टम का थर्मोडायनेमिक स्टेट क्या है? कि उसका प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर बता देना, इसको कहते हैं थर्मोडायनेमिक स्टेट। अब थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, a change in any state variable becomes a process, thermodynamic process। जब भी आप थर्मोडायनेमिक वेरिएबल में कोई चेंज लाएंगे, ये नहीं आप प्रेशर या टेम्परेचर या वॉल्यूम चेंज करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बन जाएगा। समझ आ गई कि नहीं? अच्छा, अब इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस को गवर्न करने के लिए वेरियस लॉज भी हैं। जैसे देखो, अगर मैं प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए टेम्परेचर बढ़ाऊं तो वॉल्यूम बढ़ेगा कि नहीं? चार्ल्स लॉ। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हुए टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो प्रेशर बढ़ेगा, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए वॉल्यूम बढ़ाऊंगा तो प्रेशर कम होगा। तो अब ये क्या है सारे? ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हैं जिनको गवर्न करते हैं कुछ लॉज, जिनको हम कहते हैं गैस लॉज। ये गैस लॉज है, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गेलियस लॉ, ठीक है, ये वेरियस किस्म के लॉज हैं। तो ये इन थर्मोडायनेमिक, अच्छा ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है, और ये जब डिस्कवर हुआ तो जिस साइंटिस्ट ने उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दी उसके नाम पे हमने बना दिया कि भाई ये इसी का लॉ है, इससे एक्सप्लेन किया हुआ है। अब इक्वेशन ऑफ स्टेट, equation of state of ideal gas, PV is equal to nRT, where P is pressure, V is, N is number of moles, R universal gas constant, T temperature। अब अगर आपने टेम्परेचर को चेंज किया, इस टेम्परेचर को चेंज किया, तो नंबर ऑफ मोल और R तो कांस्टेंट है। क्यों? एक गैस क्लोज सिलेंडर के अंदर है। ये सिस्टम कौन सा है? क्लोज सिस्टम। सिस्टम ओपन भी हो सकता है और तो हम ओपन सिस्टम कभी भी नहीं डिस्कस कर रहे अपने इस चैप्टर में, लिहाजा हम कोई क्लोज सिस्टम ले रहे हैं जो मास एक्सचेंज। अब अगर मास एक्सचेंज नहीं हो सकता तो डेफिनेटली नंबर ऑफ मोल रमेन, एक सिलेंडर के अंदर 10 मोल है गैस के, तो बस 10 मोल ही। तो अब n एक कांस्टेंट है, r वैसे भी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, और ये क्या है? प्रेशर। प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम इज कॉल्ड वर्क डन। की एक और डेफिनेशन आ गई है। पिछली डेफिनेशन, सबसे पहली डेफिनेशन जो हमने वर्क की पढ़ी थी, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड चेंज। दूसरी डेफिनेशन किसी को याद है? कम ऑन, इनाम मिलेगा। यस, जॉल W is equal to JQ, इनाम मैं लोगों को खिलाता हूँ। और तीसरी डेफिनेशन, वर्क डन इज इक्वल टू NR डेल्टा T। ये वो डेफिनेशन है जो शायद आपके कॉलेज में आपको याद की हो, किसी को भी नहीं आती हो। आइडियल गैस इक्वेशन से वर्क निकालना, ये किसी ने देखा नहीं है इस तरह। तो PV is equal to nRT में, हाँ अब देखें, अगर नंबर ऑफ मोल कितना हो 1, टेम्परेचर में चेंज कितना हो 1 के, वॉल्यूम कितना हो, तो प्रेशर किसके बराबर होगा? R तो रह गया है ना। R की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है?
बता देता हूँ 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। इधर देखिए मैंने यूनिट कहां से निकाला आर का। आर की इक्वेशन देखें, आर की क्या इक्वेशन है? आर की इक्वेशन है डेल्टा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय एन डेल्टा टी, ऐसा है कि नहीं? अब पीवी डिवाइडेड बाय एन टी लिखेंगे तो इस यूनिट तक नहीं पहुंच सकेंगे, लेकिन जब आप लिखते हैं डब्ल्यू डिवाइडेड बाय एन टी तो डब्ल्यू का यूनिट, एन का यूनिट और टेम्परेचर का यूनिट केल्विन। तो यूनिट तो मैंने आपको क्लियर कर दी और वैल्यू क्या है 8.314। इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट या जनरल गैस कांस्टेंट। अच्छा यूनिवर्सल क्यों कहते हैं? तमाम गैसेस के लिए इसकी वैल्यू सेम है, इसलिए हम इसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहते हैं कि दुनिया में जितनी भी गैसेस होंगी उन तमाम गैसेस के लिए आर की वैल्यू सेम होगी। अब सारे बच्चे इधर देखें, सारे बच्चे इधर देखें, शाबाश। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये मैं हर साल करवाता हूँ। मुझे प्रेशर कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम कितना है? 1 मीटर क्यूब। नंबर ऑफ मोल कितने हैं? आर की जगह पे आर, लिए टेम्परेचर में कितना चेंज है? अब बताइए कि पी की क्या वैल्यू होगी? P इज इक्वल टू आर, तो P इज इक्वल टू आर। अच्छा अब ये सब्सटेंस कौन सा है? ये फॉर एग्जांपल वाटर है, फॉर एग्जांपल वाटर। तो अगर वाटर का वॉल्यूम कितना हो 1 मीटर क्यूब, नंबर ऑफ मोल कितने हो 1 मोल, और टेम्परेचर कितना हो, तो फिर उसका प्रेशर कितना होगा 8.314 पास्कल। प्रेशर का यूनिट तो पास्कल है ना? यस सर। फिर बाकी यूनिट्स तो कैंसिल हुए होंगे, क्या बताऊं? ये बात जरा आप लोगों को समझा देता हूँ क्योंकि बहुत से बच्चे कंफ्यूजन नजर आ रहे हैं। आपको क्या फाइंड करना है? प्रेशर, प्रेशर इज इक्वल टू एन आर टी डिवाइडेड बाय वी। किसका प्रेशर फाइंड करना है? वाटर का, ठीक है। तो अब बताइए नंबर ऑफ मोल कितने हैं? अच्छा तो 1 मोल लिख देंगे, ऐसा करेंगे, यहाँ पे बकायदा यूनिट्स पुट करता हूँ ताकि ये बात क्लैरिफाई हो जाए। तो 1 मोल, आर कितना है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। तो लेट्स ब्रिंग इट इनटू फोकस, जूल पर मोल पर केल्विन। ये मैंने आर की वैल्यू पुट कर दी, मल्टीप्लाई विद टेम्परेचर कितना है 1 केल्विन है, और फिर ये बताइए वॉल्यूम कितना है 1 मीटर क्यूब। अब देखें मोल मोल से कैंसिल हो रहा है, केल्विन केल्विन से कैंसिल हो रहा है, क्या बचा 8.314 जूल पर मीटर क्यूब। लेकिन जूल आजकल किसके बराबर है? हाँ न्यूटन मीटर, वर्क का यूनिट है ना, वर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो नीचे क्या आ जाएगा मीटर क्यूब, तो ये क्यूब इससे कैंसिल होके क्या बचेगा स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मीन फोर्स पर यूनिट एरिया पास्कल। समझ आ गई? ये मैंने यूनिट एक्सप्लेन कर दिया। तो बताओ वाटर का प्रेशर कितना होगा पास्कल होगा। इसके बजाय प्रेशर को 1 न्यूटन। आपने देखा कि आप लोगों को बेवकूफ बनाना कितना आसान है। सर आर तो गैस, यस आर तो गैस के लिए है। ये क्वेश्चन किस वक्त वैलिड है? जब गैसेस ली जाए। ये सॉलिड्स या लिक्विड्स के लिए वैलिड। मजे से तुम लोगों ने वाटर का प्रेशर भी निकाल लिया। तो मैं तो कहता हूँ तुम लोग साइंटिस्ट हो सारे, नाश्ता नहीं किया, चलो आओ नाश्ता करते हैं। ये तो आपने निकाला, ये तो आपने बताया, मैंने तो नहीं बताया। हम तो अमूल पे कर रही थी तुम्हारा इतना बंद हो गया। ये हक किसी के पास है, अपने दायरे प्यार से बन जा। चलो आज नाश्ता करते हैं।